औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया कि आप आज इतवार के दिन रोज़े में होने के बावजूद अपनी कीमती नींद ख़राब करके तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहले तो मैं मुल्क भर में हमारे और दुनिया भर में जितने भी हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियन भाई हैं उनको ईस्टर की मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उनके लिए हम दुआ गो हैं कि ये उनके लिए बाबरकत हो। इसके बाद जो अहम इशू है वो मैं थोड़ा उस पर आ जाऊँ। हुकूमत सिंध की जानिब से जो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में महंगाई के इस तूफ़ान में जो आटे की ख़रीदारी की मद में सब्सिडी सिंध की आवाम को दी जा रही है, उसका तो लेटेस्ट फिगर्स मैं आपको साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी तक जो है 29,36,355 लोग जो है वो विड्रॉ करवा चुके हैं, जो उनको हबीब बैंक के ज़रिए पर फैमिली को 2-2 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं आटे की ख़रीदारी की मद में। और अभी तक 5,87,27,10,000 रुपये विड्रॉल हो चुके हैं। 5,87,27,10,000 ये पूरी एक्सरसाइज रमज़ान भर में चलेगी और जैसे ही डेटा आते जा रहे हैं लोगों को मैसेजेस जा रहे हैं और आवाम से हमने यही कहा है कि आप बराए मेहरबानी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर आप मैसेज करें ताकि आपको डिटेल आ जाए उसमें और आप हबीब बैंक से जाके उन ब्रांचेस से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस प्रोग्राम में जो कि सिंध हुकूमत के पैसे हैं और सिंध हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है उसमें लोग उसको अवेल कर सकें। तो इस पे जो है काम तेज़ी से जारी है और हमारी कोशिश यही है कि इस महंगाई के दौर में लोगों को जिन लोगों की जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनकी इनकम 50,000 रुपये से कम है उनको ये 65 रुपये पर किलो जो है आटा दस्तयाब हो सके। अब एक दूसरी भी एक खुशखबरी कराची की आवाम के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर और वज़ीर आला सिंध की खुसूसी हिदायत पर मज़ीद बस सर्विस शुरू की जा रही है कराची में और मज़ीद नई फ़्लीट भी ईवी बसेस की कराची पहुंच चुकी है, हमारे डेपोज़ पे मौजूद है। और 13 अप्रैल को हम मलीर में एक सर्विस शुरू कर रहे हैं ईवी बसेस की। अल आसिफ मार्केट से लेकर टैंक चौक तक जो है वो ईवी बसेस का एक रूट चलाया जा रहा है 13 अप्रैल को। फिर 14 अप्रैल को बैरिया टाउन से लेकर टैंक चौक और टैंक चौक से लेके फिर नुमाइश तक ईवी बसेस का एक और रूट चलाया जा रहा है और ये भी 30 किलोमीटर से ज़्यादा का रूट है। ये दोनों ईवी बसेस के रूट चलाए जा रहे हैं। और फिर जो मेन चीज़ है कि पीपल्स बस सर्विस का एक बड़ा रूट जिसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, जो कराची के लोगों की एक ज़रूरत भी थी, वो रूट शुरू किया जा रहा है जो कि नॉर्थ कराची से लेके न्यू कराची, फिर यूनिवर्सिटी रोड और फिर अल आसिफ स्क्वायर, आयशा मंजिल, फेडरल बी एरिया, लाखताबाद नंबर 10, लालू खेत, गुरु मंदिर, एम्प्रेस मार्केट, सिंध हाई कोर्ट
और फिर आई चुंदरीगियर रोड से लेकर टावर, टावर से डॉक यार्ड में खत्म होगा। ये भी 31.5 किलोमीटर का रूट है। ये पीपुल्स बस सर्विस जो हमारी लाल वाली बसेज हैं, इसका रूट शुरू किया जा रहा है। और ये जो रूट है ये 18 तारीख को शुरू होगा। तो डेट्स में बता दूं कि इसी रमज़ान के बाबरकत महीने में 13 अप्रैल को एक रूट शुरू हो रहा है, फिर 14 अप्रैल को एक रूट शुरू हो रहा है, फिर 18 अप्रैल को एक रूट शुरू किया जा रहा है। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध, जो कि महंगाई के इस दौर में महंगाई का बहुत बड़ा बोझ है और जिस तरह कीमतें बढ़ी हैं तो प्रेशर हम पर भी बहुत ज़्यादा है कि जी उन ऑपरेटर्स का, बस ऑपरेटर्स का कि जी क्योंकि डीजल की कीमत कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है तो आप रेट्स रिवाइज़ करें। लेकिन क्योंकि ये 2 दफ़ा कैबिनेट में रेट रिवीजन आ चुके हैं, ये भी मैं बता दूँ, कैबिनेट में पेश हुआ और मैंने खुद कहा था कि हमें अब मजबूरन बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन वज़ीर आला साहब ने, वज़ीर आला सिंध ने खुसूसी तौर पर कहा कि जी इस महंगाई के टाइम में आप आवाम पर मज़ीद बोझ ना डालें, जितना रिलीफ हम दे सकते हैं वो रिलीफ दें। तो चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर उनकी ही वजह से उन्होंने रेट अप्रूव फ़िलहाल नहीं होने दिए और उन्होंने कहा कि जो भी इस वक्त बस ऑपरेटर्स को जो नुकसान हो रहा है वो हुकूमत सिंध जो है उसको एडजस्ट करेगी। तो ये क्रेडिट मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डेफिनेटली कि अवाम की बोझ पे वो मज़ीद किसी किस्म का अवाम के ऊपर कोई बर्डन नहीं डालना चाहती हुकूमत सिंध। तो ये चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी तौर पर मैं समझता हूँ ये उनकी तरफ से ही रमज़ान में भी और वैसे भी बहुत बड़ा तोहफ़ा है कराची की पब्लिक के लिए कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में जो है वो रेट्स रिवाइज़ ना हो। लेकिन अब देखते हैं कब तक हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट पे किसी किस्म का कोई बोझ जो है वो नहीं डाला जा रहा। वही जो हमारी नॉमिनल सी है कि 50 रुपये और कहीं और भी कम है, उसमें आप जो है ये 30-30, 40-40 किलोमीटर, ये अगर आप मोटर बाइक भी इस्तेमाल करें तो मोटर बाइक भी आपको 30 किलोमीटर 50 रुपये में नहीं पहुंचाएगी। आप कोई अपनी गाड़ी भी इस्तेमाल करें तो वो भी आपको 30-35 किलोमीटर 50 रुपये में नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ये चीज़ें कर रही है। इसके साथ साथ आज जैसे आपको पता है कि एक साल पूरा हुआ जाता है कि मुल्क में एक जाली और धोखेबाज और इस मुल्क में के एक नासूर वज़ीर आज़म को कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए आईने पाकिस्तान के रास्ते पे चलते हुए उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाला गया। ऑलमोस्ट साल हो गया है। मैं समझता हूँ ये मुल्क का वाहिद वज़ीर आज़म था जिसको अपोजिशन पार्टीज ने और पार्लियामेंट ने ख़ास तौर पर प्योरली पार्लियामेंट की रवायतों पे चलते हुए उसको घर भेजा। इससे पहले जो भी वज़ीर आज़म निकले वो किसी ना किसी साजिश के ज़रिए निकले सॉरी। लेकिन ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिसको पार्लियामेंट ने आइन के दायरे में रहते हुए निकाला और इसकी खुशी इसलिए मनाई जा रही है, ये भी मैं बता दूं कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस मुख्तलिफ पार्टियों से हमेशा मुख्तलिफ पार्टियों के रहते हैं क्योंकि आइडियोलॉजी सबकी डिफरेंट होती है। लेकिन ये वो वाहिद शख्स था जिसने पाकिस्तान को उस तबाही के नहज पे आज दिन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो शख्स इतनी बड़ी मुल्क के साथ किसी ने भी ज्यादती या दुश्मनी नहीं की पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पाकिस्तान की तारीख गवाह है किसी ने भी मुल्क में इतनी पोलराइजेशन फैलाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी मुल्क की आवाम को इतना डिवाइड करने की कोशिश नहीं की जो इमरान खान ने और उसकी तंजीम जमात ने की है। और आपको पता है कि वो किस जरिए से कर रहा है।
इक़्तिदार में लेकर आए, उन्हीं के खिलाफ जो जहरीला प्रोपेगेंडा इसराइल और भारत की फंडिंग के बाद इमरान खान ने शुरू किया हुआ है, वो भी पूरी दुनिया को पता है। और मैं ये पहले भी कहता आया हूं, दोबारा कह रहा हूं कि इमरान खान जब भी इस तरह की किसी साजिश या कोई मुहिम चलाए तो अकेला नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिल रही होती है। इमरान खान को वो जब तक मैच फिक्स ना हो तो कभी वो मैच नहीं खेलता। आपने देखा कि 2018 का मैच फिक्स था इलेक्शन, जिसमें कुछ एम्पायर उसकी मदद कर रहे थे, और आज भी जो पूरी साजिश कर रहा है उसको अनफॉर्चुनेटली बहुत अहम जगह से सपोर्ट हासिल है, क्योंकि ताने बाने हमेशा मिलाने जाते हैं। जब भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किसी भी केस की होती है तो ताने बाने जरूर मिलाए जाते हैं। कहा जाता है कि जी अच्छा, अगर आप बोलते हो जी एक शख्स क्राइम कर रहा है, उसको मदद कौन कर रहा है? उसको मदद एक खास जगह से मिल रही है। उनका आपस में पुराना ताल्लुक क्या रहा है वो तो पहले हमने भी नहीं सोचा। अब जब हम भी ताने बाने मिला रहे हैं तो नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि इमरान खान को जब केपीके बीआरटी का केस था, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि केपीके बीआरटी के इस पूरे स्कैंडल में नैब और एफआईए इमरान खान पीटीआई के उस गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे, उस करप्शन के खिलाफ। पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी बेंच थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कौन सी बेंच थी, कौन उस बेंच की सरबराही कर रहा था जिसने उसको स्टे ऑर्डर दिया? और ना सिर्फ एक दफा स्टे ऑर्डर दिया, वो स्टे ऑर्डर रिपीट होते रहे। आप अभी गूगल कर ले, अभी आप गूगल पे चले जाए और लिख ले कि केपीके बीआरटी करप्शन स्कैम स्टे ऑर्डर, आपको कुछ 10 खबरें मिलेंगी उसमें कि एक दफा स्टे ऑर्डर मिला, फिर उसको एक्सटेंड होता। कौन था, कौन उस बेंच की सरबराही कर रहा था, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन चीजें सामने आ जाएंगी। फिर आप देखें, जब ये कासिम सूरी, आप आज इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करती। इलेक्शन कमीशन जब काम करती तो आप उसको इलेक्शन कमीशन को काम करने देते नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कासिम सूरी की इलेक्शन को नल एंड वॉइड किया उन्होंने कहा यहां पे दोबारा इलेक्शन होगी। जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट से उस डिसीजन को स्टे ऑर्डर मिलता है। अब चेक कर लें कि वो स्टे ऑर्डर कौन सी बेंच ने दिया है। आप फिर गूगल कर लें कि कासिम सूरी को स्टे ऑर्डर जो मिला है, पता चल जाएगा कौन सी बेंच है, कौन उसकी सरबराही कर रहा है। इस तरह पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज है जो बताती है, इस तरह के 10 जजमेंटें आपको मिलेंगी और शायद ये 60-70 जजमेंट्स आपको मिल जाएं इस तरह की, कि कौन से वो मखसूस लोग हैं जो उसके गैर आईनी गैर कानूनी काम में उसकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ सियासी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है कि ठीक है अगर कोई मौजूद जज साहब पीपुल्स पार्टी को पसंद नहीं करते, किसी और जमात को पसंद नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो पीटीआई को पसंद करते हैं। आप पसंद कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास कोई प्रेशर हो, कोई आपके घर पे कोई प्रेशर हो, किसी और किस्म का प्रेशर हो कि आप चाहते हो कि नहीं जी आपको इमरान खान साहब को वोट करना है, हो सकता है किसी के भी घर पे ही हो सकता है। लेकिन क्या उसमें उस पसंद और नापसंद के जोर पर आप किसकी करप्शन छुपाने में उसके साथ आप मददगार या सहूलतकार साबित हो सकते हैं? क्योंकि ये ओपन शट केस था, ये सियासी केस नहीं था, ये सियासी मुकदमा नहीं था। केपीके बीआरटी पूरी पीटीआई को एक्सपोज करने के लिए काफी है। और उसकी जो फाइंडिंग्स थी, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो कि खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करती थी, उसने कहा कि 7 अरब रुपए के तो सिर्फ किकबैक्स लिए हैं परवेज खटक और पूरी उसकी काबीना ने। 7 अरब रुपए के किकबैक्स।
और पेशावर हाईकोर्ट कहती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। पेशावर हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि परवेज खट्टर को अरेस्ट करो या इमरान खान को अरेस्ट करो। पेशावर हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करो, और नैब और एफआईआर दोनों को कहा। तो किस बिना पर, मैं सवाल पूछता हूं, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं करो, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करो? इसकी कोई जस्टिफिकेशन है कि आपने एक दफा स्टे ऑर्डर दिया, दूसरी दफा दिया, आपने एक्सटेंड कर दिया स्टे ऑर्डर, क्यों? पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं कहता हूं कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी दिखा दे हमें जिसने किसी भी मुकदमे में उसने कहा कि जी हमें स्टे ऑर्डर दिया जाए, हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। मैं तो कहता हूं हर कोई कहे कि जी मेरी इन्वेस्टिगेशन करो, और ताकि दुनिया के सामने कोई कालक वो साफ हो जाए कि जी मैं गुनहगार हूं या मैं कसूरवार हूं या नहीं हूं। लेकिन वाहिद जमात थी इमरान खान की जिसने कहा जी हमारे खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करो, और ये वाहिद जमात थी जो कि फॉरेन फंडिंग केस में भी इन्होंने स्टे ऑर्डर लिए कि हमारे खिलाफ किसी किस्म की कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। इसको डिले करते रहे, 6 साल तक डिले करते रहे। क्यों? क्योंकि दिल में चोर था, क्योंकि बेईमानी थी, क्योंकि धोखेबाजी थी, क्योंकि अवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए आ रहे थे, क्योंकि अवाम के पैसों पर ये लोग अयाशियाँ करते हुए आ रहे थे, और इनका पूरा खानदान इमरान खान का इस अवाम के पैसों पर अयाशियाँ करते हुए आता है। और इसके सबूत जो है वो उनकी एमनेस्टी स्कीम्स हैं। इमरान खान ने खुद ने एमनेस्टी स्कीम ली, उसकी सिस्टर ने एमनेस्टी स्कीम ली, तो और वही उसी एमनेस्टी स्कीम के लिए कहता रहा कि ये चोर और डाकुओं के लिए है। तो जब इनका पूरा शुजरा ही करप्शन में डूबा हुआ है, इनका पूरा शुजरा इनकी पूरी पॉलिटिक्स, इनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री सिर्फ चंदे के पैसों पे, धोखे के पैसों पे, अवाम के पैसों पे चल रही है, और उनको अगर मखसूस बेंच हमेशा प्रोटेक्शन देता रहे और उनके उस करप्शन के स्कैंडल्स को लेजिटिमाइज किया जाए, उनको बचाया जाए, उनको सेव किया जाए कि किसी भी तरीके से एफआई और नैब के हाथ इनके गर्दन तक ना पहुंच सके, तो क्या समझा जाए? सवाल यह है कि क्या समझा जाए, और उस पर ओपन डिबेट क्यों नहीं की जाती? मैं कहता हूं जितने बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, पूरे जो टॉक शोज में आके बैठते हैं, जो एंकर्स हैं, वो इसको एक ओपन डिबेट शुरू कर दे। इस पे ग्रेट डिबेट पाकिस्तान में होनी चाहिए। जो भी पाकिस्तान के बड़े बड़े वकील साहबान हैं, जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े वकील साहबान हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बड़े ओहदेदार हों, चाहे वो किसी भी पार्टी में हों, वो आज बैठ जाए उस ग्रेट डिबेट में और वो बताएं कि क्या अदालत उज़्मा की मखसूस बेंच या कुछ मखसूस अफराद किसी को परमानेंट तौर पे ये इम्यूनिटी दे सकते हैं कि इसके खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी भी ना करो। इसका मुझे कोई एक बंदा जवाब बता दे, पूरे पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा लॉयर बता दे। क्या मंतक बनती है? कुछ बड़े लॉयर हमारी पार्टी में भी हैं, कुछ बड़े लॉयर मुख्तलिफ पार्टी में। सबसे सवाल पूछता हूं कि आप सब अपनी अपनी राय दें कि क्या इमरान खान को जिस तरीके से मखसूस बेंच की जानिब से इस तरह की रियायतें दी गई, या मखसूस लोगों की तरफ से उसको सादिक अमीन के जाली सर्टिफिकेट दिए गए, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक दिए गए या इखलाक के मुताबिक दिए गए? क्या इखलाकी मदें या कानूनी मदें ये कहती है कि जी किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना की जाए, और ना करने का जवाब क्या है? क्या किसी को पर्सनली लाइक या डिसलाइक करने के कंडीशन पे आप किसी को इतनी बड़ी रियायतें दे सकते हो? ये एक सवालिया निशान है, और मैं कहता हूं इस पर ग्रेट डिबेट हो, इस पर, ताकि नौजवान नस्ल को पता चले कि कौन सही है कौन गलत है। सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बनाने पे, मुखालफों को गालियां देने पे, मुखालफों को निशाना बनाने पे अगर आप परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा इस मुल्क में। इस मुल्क में चलेगा, अब हकीकतें चलेंगी, अब हकायक चलेंगे, अब दलीलें चलेंगी, अब दलाइल चलेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ किसी को गाली देकर किसी को गलत साबित कर सको, या प्रोपेगेंडा के जरिए, जाली प्रोपेगेंडा के जरिए। आज अगर 10 आदमी है तो 10 आदमी किसी की ट्रोलिंग करके, किसी के खिलाफ गलत बात करके बोले कि हम ठीक है। नहीं, अब अगर फैसले होंगे तो वो दलाइल के साथ होने चाहिए, वो हकायक के साथ होने चाहिए, और ये सवाल पूछा जाए, जरूर पूछा जाए कि किस बिना पे आपने उसको इस तरह की इम्यूनिटी दी। कासिम सूरी को इलेक्शन कमीशन ने पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट किया, और वो इलेक्शन कमीशन इमरान खान के दौर का मौजूद था। इलेक्शन कमीशन वो वही इलेक्शन कमीशन था जिसने इमरान खान के को जाली तरीके से, उसमें वो भी मददगार साबित था उस दौर में,
उसने कहा कि कासिम सूरी को डिस्क्वालीफाई किया जाए, और डिस्क्वालीफाई किया उन्होंने कहा कि यहां पे नए इलेक्शन होंगे। उस मखसूस बेंच ने उसको स्टे ऑर्डर दिया। मतलब इसके कोई जवाब बनता है कि आप किसी इदारे को काम कराना, तो आप इतना इमरान खान के इश्क में आप अंधे हो जाओ, आप इमरान खान की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाओ कि आप तमाम कवानीन को नरम कर दो उसके लिए, हर चीज उसके लिए आप जो है वो उसके लिए आसान कर दो। और आज भी क्या कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इलेक्शन की कोई भी डेट हो उसके लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पंजाब में इलेक्शन के लिए अपने बोर्ड तश्कील दिए और बोर्ड से अपनी मीटिंग की, उन्होंने अपने फैसले रिजर्व किए, सब चीजें पीपुल्स पार्टी तरफ से तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नहीं भाग रही है। जो चीज एक सवालिया निशान है वो क्लियर ये है, जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, जिस तरीके से अक्सरियती राय और बेंचेस को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, या ये कोशिश की जा रही है कि जिसके हाथ में लाठी है वो अपनी ताकत दिखाएगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इदारों से टकराव नहीं चाहती, और ना कभी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इदारों से टकराव किया है। आज भी जो हम बात कर रहे थे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस के लिए पीपुल्स पार्टी तो कहती आई हुई है, कहती रही है। आज भी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब डे टू डे हेयरिंग करें। बाकी मुकदमात में तो आप कहते हैं जी 3 महीने में फैसला सुनाया जाए, 2 महीने में फैसला सुनाया जाए, 1 महीने में फैसला सुनाया जाए। आप डायरेक्शंस देती है सुप्रीम कोर्ट मुकदमात में, तो क्यों नहीं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जुडिशियल मर्डर के उस केस में जिसमें रेफरेंस आया हुआ है उसमें आप टाइम देते कि 1 माह में केस सुनाया जाए? क्यों नहीं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का केस जो कि पिंडी हाई कोर्ट में, उसके लिए आप ये डायरेक्शन देते हैं कि 1 महीने में इसको सुनाया जाए इस केस का फैसला? क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ एक है, वो इमरान खान प्रायोरिटी है आपकी। आप लोग समझते हो बस किसी भी तरीके से, आप उसके मकासद क्या है, पीछे थ्योरी क्या है वो मुझे नहीं पता, और इस थ्योरी के पीछे कौन है, हमारा मुल्क है गैर मुल्क है, खुदा न खासा वो मुझे नहीं पता। लेकिन एक घिनौनी साजिश जरूर है इस मुल्क के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ, और उस शख्स को इस वक्त अनफॉर्चुनेटली रास्ता देने की कोशिश की जा रही है जिससे इस मुल्क को की तारीख में मुल्क को कभी तक डिवाइड नहीं हुआ जो उसने डिवाइड करने की कोशिश की है, जो इसने इस मुल्क के लोगों के साथ जाती करने की कोशिश की है, जो इसने इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया है। इसकी पोलराइजेशन में इसने घर में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की है, इसने खानदानों में झगड़े करवाने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, लेकिन हम सब ने, मीडिया ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम इदारों ने मिलजुल कर हमें इस मुल्क को मजबूत करना है, मुल्क के इदारों को मजबूत करना है, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करना है, मुल्क के पार्लियामेंट को मजबूत करना है। अब पार्लियामेंट्री करारदादों पर इमरान खान की टाइगर फोर्स का सदर आरिफ अलवी कहता है कि जी ये पार्लियामेंट का दायरा कार नहीं है। जो खुद पार्लियामेंट से वोट लेकर आज एक सदर के मुनसब पर बैठा हुआ है वो कहता है कि जी पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे शर्मनाक बयान मुल्क के सदर का आ नहीं सकता। ये वो सदर था जब अदालत का हुक्म हुआ कि इमरान खान को गिरफ्तार करो, याद होगा आप सबको, इसने बयान दिया आरिफ अलवी ने कि वो गैर आईनी ऑर्डर है जिसमें पुलिस उसको गिरफ्तार करने जा रही है अदालत को, तो उसके इमरान खान को। ये सदर इमरान खान की मोहब्बत में या चमचागिरी में आरिफ अलवी साहब अदालत पर भी तनकीद कर रहे थे, और अब जब पार्लियामेंट ने किया था पार्लियामेंट में भी तनकीद कर रहे हैं। तो आरिफ अलवी साहब, अगर आपको इतना सियासत का शौक है जो कि आईने पाकिस्तान आपको इजाज़त नहीं देता इस मनसब पर बैठकर, तो बराए मेहरबानी थोड़ी कहते हैं कोई शर्म होती है, आप आज इस्तीफा दें, आप ऐवान सदर छोड़ें और आप लाहौर में बैठ जाए इमरान खान के साथ बाहर टेंट में। अगर आप समझते हैं कि आपको इमरान खान के लिए टाइगर फोर्स के कारकुन की तरह काम करना है, तो आज ऐवान सदर का तकद्दुस को आप पामाल ना करें, आप आज इस्तीफा दें, क्योंकि आपकी जगह नहीं है ऐवान सदर में, क्योंकि आप आइन और कानून का तमस्खर उड़ा रहे हैं।
आप मुल्क के आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कभी आप अदालतों को बोलते हैं कि अदालत ने गैर आईनी काम किया, कभी आप बोलते हो पार्लियामेंट ने गैर आईनी काम किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक लम्हाए फ़िक्र है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। और मैं समझता हूँ कि अब कौम को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और जो जो शख्स मुतनाज़ा बनता जा रहा है, जो जो शख्स इस गैर आईनी इक़दामात में इमरान खान के गैर कानूनी कामों में उसकी मदद कर रहा है, उन सबको अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए। पहले सब लोग कह रहे थे कि भाई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के पीठ पीछे है, उसका साथ दे रही है। आखिर उन्होंने आके बोला कि हम न्यूट्रल हो गए। अब एक बेंच और अदलिया पे बोल रहे हैं कि भाई फौज तो पीछे हट गई, एस्टेब्लिशमेंट कोई हट गई पीछे, लेकिन अब अदलिया आ गई है। तो इसको ये सपोर्ट तो आती रही, ये सपोर्ट देती जाए नहीं रही, कैसे ये मुल्क चलेगा? देखिए जी, इमरान खान को मैंने कहा कि बग़ैर फिक्स मैच के खेलता नहीं है। जब इलेक्शन 2018 के हुए तो पूरी कौम के सामने आ गया कि ये फिक्स मैच था, RTS का बैठना, और वो किरदार भी सामने आ गया। और आज भी उसको मखसूस लोगों की सपोर्ट है जो उसके गैर आईनी गैर कानूनी कामों को लेजिटिमेट कर रहे हैं, उसको रास्ता निकाल के दे रहे हैं। 12-12 बजे तक उसके लिए जो है वो अदालतें खोली जाती हैं। मतलब आप देखें कि परवेज इलाही के केस में क्या था पंजाब में। पीपल्स पार्टी का असल एतराज़ तो वो है कि जिस तरीके से आपने कहा कि जी इन मेंबरों को डिस्क्वालीफाई कर दो, क्या आपने आईनी तौर पे उनको डिस्क्वालीफाई किया? क्या आपने कानूनी तौर पे डिस्क्वालीफाई किया? क्या उन्होंने वोट दे दिया था उसके खिलाफ? नहीं दिया था। गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर जो है आपने उन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, ताकि तो उस हिसाब से तो वो जो पंजाब असेंबली तोड़ी गई वो भी गैर आईनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे तोड़ी गई ना। तो ये सारी चीज़ें एक मखसूस टोला जो है, जो इस मुल्क में, ये बादशाही निज़ाम नहीं है, ये मुल्क आइन और कानून के जरिए चलना है। ये मेरी आपकी ज़ाती ख्वाहिशों पे नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता कि जी मैं बोलूँ कि जी इसको डिस्क्वालीफाई कर दो। आप क्राइम करने से पहले किसी को जो आप बोलते हो तुम क्रिमिनल हो, और जिसने क्राइम किया हुआ है उसके लिए आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो। मतलब इस मुल्क में तमाशा बनाया जा रहा है, तमस्खर बढ़ाया जा रहा है, और पूरी दुनिया के सामने मुझे नहीं कहना चाहिए, ये बहुत बुरा लगता है कि हमारे मुल्क के कानून का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि हम पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है। पाकिस्तान के उन इदारों में बैठे हुए जो लोग जो मुनसिफ अपने आप को कहते हैं, जिनके ऊपर अभी ठप्पे लग रहे हैं कि आप जी बिल्कुल एक PTI के सब वर्कर्स होते जा रहे हो, ये एक चैलेंज है। हम नहीं चाहते कि कोई स्कैंडलाइज्ड हो, कोई भी इदारा स्कैंडलाइज्ड हो। ये हमारे इदारे हैं, ये हमारा मुल्क है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क के खिलाफ कहीं पे भी या हमारे मुल्क के किसी इदारे के खिलाफ कहीं भी बात होती थी, ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। हमारे इख्तिलाफात आपस में हो सकते हैं, लेकिन हम दुनिया में मैसेज क्या दे रहे हैं, और ये हम दुनिया में बहुत बुरा मैसेज दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो वाज़ेह फैसला आ गया, किसी भी मखसूस बेंच की तरफ से आया हो। इलेक्शन कमीशन भी पंजाब के इलेक्शंस के लिए तैयारियां कर रही है और अपना लाइन ऑफ एक्शन भी पेश कर रही है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? आप किस तरीके से इसकी मुखालफत करेंगे, और आप इलेक्शन ये जो लिफाफे हुकूमत इलेक्शन ना कराने के लिए जोर देगी या ना कराएगी? सुप्रीम कोर्ट का तो वाज़ेह अहकामात है, उसकी कौमी अदालत नहीं होगी। देखिए बात सुने, कोई गैर आईनी तरीके से कोई काम किया जाए तो क्या आईनी हो सकता है? ये वो चीज़ हो गई कि मैं आपको बोलूँगा यार आप आधे घंटे के लिए घर से बाहर जाओ, आपके घर पे बैठे हो, बोलो अभी तो इस घर पे मैं बैठा हूँ तो घर मेरा हो गया। आप बोलो भाई घर मेरा था यार, आप पहले घुसे कैसे, पहले ये तो बताओ। आप तो मुझसे ये पूछोगे ना। तो हमारा भी सवाल ये है कि ये बेंच तो बड़ा था, बेंच की अक्सरियत तो कुछ और कह रही थी। सबको मार के अगर मैं खुदा ना खाता इस मुल्क में मैं सबको मार दूं, अकेला बोलूं कि मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, तो वो बादशाह तो नहीं रहा ना मैं। जब आपका एक बेंच बना हुआ है, उसकी अक्सरियत की राय सामने आ चुकी है, उसके हकायक बेंच के पूरे सामने आ चुके हैं, अक्सरियत राय आपके फैसले से मुत्तफिक नहीं है। अब आपने ज़बरदस्ती इसको निकालो उसको निकालो, सबको धक्का दे के बोलो जी अब ये मेरा फैसला चलेगा, मेरी हुकूमत चलेगी, तो ये नहीं है, इसको तो कोई नहीं मानेगा ना। क्योंकि शुरुआत तो वहाँ से होगी कि आपने परवेज इलाही ने असेंबली तोड़ी, परवेज इलाही इलेक्ट कैसे हुआ, और उसी सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले कैसे आए, पंजाब के इंतखाबात के बारे में 2 फैसले कैसे आए। सवाल तो सही पूरा वहां से शुरू होता है ना, बुराई की जड़ तो वहां से शुरू हुई ना।
बीमारी तो वहाँ से शुरू हुई। उस बीमारी को जब तक आप ठीक नहीं करोगे, आप कहोगे जी देखिए गैर आईनी गैर कानूनी फैसले मानना भी गलत है, गलत काम है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने मार्शल लगा के अदालती अहकाम में फांसी दे दी, तो हम क्या मान लें? क्या हम पे वो फैसला बाइंडिंग है? नहीं है वो। हम तो अदालती कत्ल कहते हैं। हम तो अपने जलसे जुलूसों में नारे लगाते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातिलों पे क्या होना चाहिए, हम नारे लगाते हैं। आप उसमें कोई जो भी मुलविस है वो उस पे वो नारा आता है। आटे की सब्सिडी की आपने बात की, फ्लोर मिल्क एसोसिएशन वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि गंदम की निजी खरीदारी पर पाबंदी के बाद शहर भर में आटे की किल्लत में मज़ीद इजाफा होगा। देखिए जी, गवर्नमेंट ने अरबों रुपए रखे हुए हैं और गवर्नमेंट ने 2200 रुपये वाली गंदम 4000 रुपये में खरीद रही है। गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है, जो कि पाकिस्तान में पहले हम थे जिस पर सबने क्रिटिसाइज किया। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पूरी इंटेंशन है कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करे, और वो प्रोक्योरमेंट पब्लिक के लिए करती है, गवर्नमेंट ज़रा अपने लिए तो नहीं करती है। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करे और लोग अवॉइड करें कि गंदम को प्राइवेट लोगों को या स्मगल करने जो लोग करते हैं उनसे लोग अवॉइड करें। अगर आपने इस मुल्क के कौम के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए, आवाम के लिए करना है, तो आप गवर्नमेंट के बताए हुए प्लान पे चलें, तो इंशाल्लाह कोई तकलीफ और प्रॉब्लम नहीं होगी। एक हफ्ते में चीनी की कीमत में तकरीबन फी किलो 20 रुपए तक का इजाफा हो गया है। कुछ फल सस्ते हुए, लेकिन इस तरह दूसरी तरफ से ये मामला खड़ा हो गया। क्या कहेंगे? और एक कल शहर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ, एक खातून और गटर में गिर गए और उनकी मौत हो गई। इस तरह बेशुमार गटर की हत्या नहीं है। ये छोटा सा मसला है, लेकिन बहुत ही नजरअंदाज नजर आता है। देखें जी, जहाँ जहाँ अफसोसनाक वाक़या, डेफिनेटली उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या हुए हैं, बहुत बड़ा शहर है और कुछ फुटेजेस भी आई हैं, मैं भी उस पर नहीं डिस्कस करना चाह रहा, फिर उसको भी नेगेटिव। जब इन सारी चीज़ों की चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी मुआशरे के लोग उन चीज़ों को वहाँ से उठा के लेके जाते हैं। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट उसको नोटिस लेगी। जहाँ जहाँ भी चीज़ें, जहाँ पे आपने प्राइसेस की बात की, बचत बाज़ार पूरे सिंध भर में लगाए गए हैं। मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स वो खुद विज़िट कर रहे हैं उन बचत बाज़ारों का, और चीफ मिनिस्टर साहब के अहकामात पर जो है वो सारी कार्रवाई की जा रही है सिंध भर में कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। महंगाई का जिन इस वक्त सबको पता है कि बेकाबू जिन पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। इनफैक्ट मैं अभी इसको पाकिस्तान की जो इकॉनमी किसी और मुल्क से नहीं करूँगा, लेकिन पूरी दुनिया में महंगाई चली है, लेकिन पाकिस्तान के हालात इस वक्त सबसे महंगाई के हिसाब से ख़राब है। मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ। मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात पूरी दुनिया में इस वक्त जो है रिसेशन चल रही है और इन्फ्लेशन भी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के हालात गैर मामूली इकॉनमी की सूरत हाल है। उसको जी सर आ रहा हूँ, उसको हम एडमिट भी करें, लेकिन इस फैक्ट के साथ कि ये इमरान खान के पैदा किए हुए चैलेंजेस को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इसको काबू किया जाए। देखें जी, देखिए जी, अच्छा ये आपने बात की वो डॉक्टर की शहादत के हवाले से, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी उसकी सख्ती से मजम्मत भी की और हुकूमत सिंध से भी कहा कि जिस पर किया जाए कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया है, पुलिस को क्लियर डायरेक्शन है, जो भी शख्स मुलविस होगा उस बेगुनाह डॉक्टर के कत्ल में, जो भी शख्स मुलविस होगा, कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई उस खिलाफ की जाएगी, बगैर किसी, चाहे कि कोई कितना बासर क्यों ना हो, कोई कितना भी इन्फ्लुएंस वाला क्यों ना हो, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ेगी। जिसने उस डॉक्टर को शहीद किया है उसको कानून के दायरे में रहकर सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होगी, और ये कमिटमेंट है हुकूमत सिंध की जानिब से। इसको आप भले लॉक कर दे इस क्लिप को, आप देखेंगे कि उसके कातिल जल्द गिरफ्तार होंगे।